सोचिए, किसी को एक ऐसे मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ रहा है जहां सही और गलत के बीच की लकीर एकदम धुंधली हो गई हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देगी कि हम जो फैसले लेते हैं वो आखिर लेते कैसे हैं। तो कहानी है हाइंस नाम के एक आदमी की। उसकी पत्नी बहुत बीमार है, मौत के एकदम करीब, और एक ही दवा है जो उसे बचा सकती है। लेकिन इसमें एक पेंच है। जिस दवा वाले ने वो दवा बनाई है वो बहुत लालची है। वो उसकी असल कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। अब हाइंस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो सिर्फ आधे पैसे ही जमा कर पाया। उसने दवा वाले से बहुत मिन्नतें की, अपनी पत्नी की हालत बताई, कहा कि दाम कम कर दो या बाद में पैसे ले लेना, लेकिन दवा वाला टस से मस नहीं हुआ। तो अब हाइंस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो पूरी तरह से हताश है। तो सवाल ये है कि क्या उसे कानून तोड़कर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चुरा लेनी चाहिए? ये जो कहानी है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जिसका इस्तेमाल नैतिक तर्क के रहस्यों को समझने के लिए किया गया था। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ आता है। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि लोग हाइंस के फैसले पर हाँ कहते हैं या ना। उनके लिए जो असली चीज थी वो थी क्यों। मतलब किसी ने जो भी जवाब दिया उसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि यही वजह किसी के नैतिक विकास के बारे में सब कुछ बताती है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को एक सीढ़ी की तरह देखा। हम सब नीचे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। इस सीढ़ी के 3 मेन लेवल हैं और हर लेवल पर 2 स्टेज। तो चलिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल, फिर आता है कन्वेंशनल और सबसे ऊपर पोस्ट कन्वेंशनल नैतिकता। ठीक है, तो चलिए इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। पहला लेवल यानी सीढ़ी का सबसे निचला पायदान है प्री कन्वेंशनल नैतिकता। ये वो लेवल है जहां हम में से ज्यादातर लोग अपने बचपन में होते हैं। इस लेवल को ऐसे समझिए जैसे कोई छोटा बच्चा सोचता है। सही और गलत इस बात से तय नहीं होता कि अंदर से क्या महसूस हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि बाहर से क्या होगा। क्या मुझे डांट पड़ेगी, क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा, मतलब सब कुछ अपने बारे में है। अब इस पहले लेवल में 2 स्टेज हैं। स्टेज 1 में सब कुछ सजा से बचने के बारे में होता है। कोई कह सकता है हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत है और उसे जेल हो जाएगी। स्टेज 2 में सोच थोड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन अब भी अपने फायदे के बारे में ही है। तर्क ये हो सकता है हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि भले ही उसे सजा मिले, लेकिन पत्नी के वापस आने से उसे ज्यादा खुशी मिलेगी। देखा आपने, दोनों ही मामलों में फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, अपने नतीजों पर। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनके सोचने का तरीका भी बदलता है। तो चलिए सीढ़ी के अगले पायदान पर चलते हैं, कन्वेंशनल नैतिकता। ये वो जगह है जहां ज्यादातर टीनेजर्स और अडल्ट्स होते हैं। यहाँ आकर लोग दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब बात सिर्फ मेरे लिए इसमें क्या है वाली नहीं रह जाती। अब फोकस समाज के नियमों को बनाए रखने और दूसरों की नज़र में एक अच्छा इंसान बने रहने पर होता है। नियम कानून मान लिए जाते हैं लेकिन उन पर सवाल नहीं उठाए जाते। तो तीसरा स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल वाला। यहाँ कोई सोच सकता है कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पति अपनी पत्नी के लिए यही करेगा, मतलब दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और चौथा स्टेज है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का। इस स्टेज पर कोई कहेगा चोरी करना कानून के खिलाफ है, चाहे जो भी हो जाए। समाज को चलाने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं सीढ़ी के सबसे ऊपर। ये है पोस्ट कन्वेंशनल नैतिकता, वो लेवल जहां नैतिक तर्क वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स और पर्सनल हो जाता है। इस लेवल पर लोग अपने खुद के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के हिसाब से जीने लगते हैं। वो समझते हैं कि कानून हमेशा सही नहीं होते और कभी-कभी कुछ बड़े सिद्धांत होते हैं जैसे न्याय या जीने का हक, जो किसी भी कानून से ऊपर होते हैं। 5वें स्टेज में लोग कानूनों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं, मतलब ऐसे समझौते जो हम सबके भले के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई कानून अन्यायपूर्ण है, जैसे कि वो किसी को मरने दे, तो उसे बदला जा सकता है। और फिर आता है सबसे ऊंचा 6वां स्टेज। यहाँ तर्क यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। कोई कहेगा कि किसी इंसान की जान बचाना एक परम नैतिक सत्य है जो किसी भी कानून या सामाजिक समझौते से कहीं बढ़कर है। तो ये है हमारी नैतिक सीढ़ी।
अब थ्योरी में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में क्या होता है? हम में से कितने लोग वाकई में इस सीढ़ी के टॉप तक पहुंच पाते हैं? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। रिसर्च बताती है कि टॉप पर पहुंचना बहुत ही रेयर है। सिर्फ 10 से 15% अडल्ट्स ही नैतिक तर्क के इस उच्चतम स्तर तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग कभी भी अपने खुद के नैतिक सिद्धांत पूरी तरह से विकसित ही नहीं कर पाते। तो फिर हम में से ज्यादातर लोग कहाँ हैं? हम हैं ठीक बीच में, कन्वेंशनल लेवल पर, नियमों का पालन करते हुए और समाज के साथ तालमेल बिठाते हुए। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्टडी से पता चलता है कि कई अपराधी नैतिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर काम करते हैं। उनकी सोच सिर्फ सजा से बचने और अपने फायदे तक ही सीमित होती है। अब देखिए, कोई भी थ्योरी अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट तो होती नहीं है ना? कोलबर्ग के सिद्धांत ने साइकोलॉजी में एक क्रांति ला दी, लेकिन इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं। चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या कमियां हो सकती हैं। सबसे पहले कोलबर्ग ने अपनी शुरुआती रिसर्च सिर्फ पुरुषों पर की थी। कुछ आलोचकों का कहना है कि ये महिलाओं के नजरिए को नजरअंदाज करता है, जिनका फोकस रिश्तों और देखभाल पर ज्यादा हो सकता है। फिर ये सवाल भी उठता है कि क्या ये थ्योरी हर कल्चर में लागू होती है या ये सिर्फ पश्चिमी इंडिविजुअलिस्टिक सोच को दिखाती है। और आखिर में एक बड़ी बहस ये भी है, क्या हम नैतिक फैसले वाकई सोच समझकर तर्क से लेते हैं या वो बस हमारी गट फीलिंग से तुरंत आ जाते हैं। तो इन सब आलोचनाओं के साथ कोलबर्ग के सिद्धांत को कहाँ रखा जाए? इसकी कमियों के बावजूद इसका जो मूल विचार है वो आज भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। दिन के अंत में बात ये नहीं है कि कौन सा जवाब चुना गया, बल्कि बात ये है कि उस जवाब तक पहुंचने का रास्ता क्या था। ये क्या के बारे में नहीं है, ये क्यों के बारे में है जो असल में मायने रखता है। तो अगली बार जब कोई खुद को किसी नैतिक दुविधा में पाए तो रुककर अपने क्यों के बारे में सोचना जरूरी है। ये सिर्फ सही जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि सोचने की ये प्रक्रिया किसी इंसान के बारे में क्या बताती है। आखिर किसी का क्यों उसके बारे में क्या कहता है।